सुमन एक गरीब परिवार की लड़की थी जिसके घर में उसकी माँ कमला के अलावा उसके साथ और कोई नहीं रहता था। अब कमला भी अक्सर परेशान और बीमार रहा करती थी और कमला की परेशानी थी उसकी बेटी सुमन की शादी। ऐसे ही एक दिन सुमन काम पर से घर आती है और देखती है कि उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए वो घर आते ही अपनी माँ को दवाई देती है और दवाई लेकर कमला सुमन से कहती है, बेटा मेरे दिन पूरे होने वाले हैं, बहुत जल्दी मैं भगवान के पास चली जाऊंगी। मेरे अलावा तेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। कभी कभी तो मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि मैं तेरी शादी देखे बिना ही चल बसूं। माँ, तुम ऐसा क्यों कहती हो? और वैसे भी तुमने मेरी शादी के लिए चाचा से बात की है ना? चाचा ने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर रखा है और मुझे चाचा पर पूरा भरोसा है कि वो मेरे लिए एक अच्छा लड़का देख ही लेंगे। वो तो मैं जानती हूँ सुमन बेटा, पर क्या करूँ, आखिर मैं भी तो एक माँ हूँ ना। आखिर कब तक? माँ, अब तुम ज्यादा मत सोचो और आराम कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। अब दवाई का असर कमला पर होने लगता है जिस वजह से कमला सो जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और सुमन का चाचा पवन उसके लिए रमन नाम के एक बहुत ही अच्छे लड़के का रिश्ता लेकर आते हैं। रमन बिना कोई दहेज लिए सुमन से शादी करने के लिए हाँ कर देता है और बहुत जल्द कमला मंदिर में बड़े ही सिंपल तरीके से अपनी बेटी की शादी करवा देती है। शादी होते ही कमला दुनिया से चल बसती है और बेचारी शरीफ सुमन बड़े घर की बहू बन जाती है। मैं तो एक गरीब लड़की हूँ जो छोटी सी नौकरी किया करती थी और अपना जैसे तैसे घर चलाया करती थी, पर शादी के बाद मैं इतने बड़े घर की जिम्मेदारी अकेले कैसे निभा पाऊंगी? सुमन ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी वहाँ उसका पति रमन आ जाता है और उसे परेशान देखकर उससे कहता है, सुमन, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? कुछ नहीं रमन जी, वो दरअसल मैं एक गरीब घर की लड़की हूँ और अचानक इतने बड़े घर की बहू बन गई। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी जिम्मेदारियाँ कैसे निभाऊंगी, कहीं मुझसे कोई भूल ना हो जाए। सुमन, तुम डरती क्यों हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। और वैसे भी तुम्हारी कौन से सास ससुर हैं इस घर में? सिर्फ मैं और तुम्हारा देवर अर्जुन ही तो है। अर्जुन की टेंशन तो तुम मत ही लो, क्योंकि वो अक्सर बाहर ही रहता है, अपने दोस्तों के साथ बहुत कम ही घर आता है। और मैं तुम्हारा पति हूँ, हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, मुझसे कैसा डर। रमन का साथ पाकर सुमन की परेशानियां थोड़ी कम हो जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर अब तक सुमन ने अपने देवर अर्जुन को नहीं देखा था। ऐसे ही एक दिन रमन काम के सिलसिले से शहर से बाहर जाता है और उसी रात नशे की हालत में अर्जुन घर आता है। सुमन ने अर्जुन को आज पहली बार देखा था, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती और दरवाजा खोलते ही अर्जुन से कहती है, आप कौन हैं? आज से पहले आपको कभी नहीं देखा इस घर में और इतनी रात में आप नशे की हालत में। रमन जी भी घर पर नहीं है, वो तो कल सुबह आएंगे। अगर आपको रमन जी से बात करनी है तो आप सुबह आना। ओह, तो तुम हो गरीब लड़की जिसे मेरे भाई ने इस घर की बहू बना दिया। सुन गरीब घर की लड़की, ये घर मेरा है, मेरा नाम अर्जुन है, तेरा देवर हूँ मैं, देवर, इसलिए मुझे घर के अंदर आने दे। वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। नशे की हालत में होने की वजह से अब तक अर्जुन ने सुमन को सही से नहीं देखा था। अर्जुन अंदर आ जाता है। अंदर आने के बाद अर्जुन गिरने लगता है, पर तभी सुमन उसे संभाल लेती है और उसे कमरे में ले जाती है। कुछ देर बाद सुमन एक बहू होने का फर्ज निभाती है और अपने देवर के लिए खाना लेकर जाती है, पर उस समय अर्जुन का नशा थोड़ा कम हो चुका था और जब अर्जुन अपनी भाभी को देखता है तो उसकी नजरें सुमन पर टिकी रह जाती है और वो मन ही मन खुद से कहता है, एक क्या लड़की है, इसको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे मानो कोई अप्सरा उतर आई हो। तभी तो मेरे भाई ने इस लड़की से शादी कर ली, पर क्या फर्क पड़ता है, इस लड़की के साथ तो मैं ही रहूंगा। देवर जी, आप क्या सोच रहे हैं? खाना ठंडा हो जाएगा, खा लीजिए। भाभी जी, अगर आप चाहती हैं कि मैं खाना खाऊं तो आपको मेरे सामने बैठना पड़ेगा, वो भी तब तक जब तक मैं ये पूरा खाना खत्म नहीं कर लेता। सुमन अब तक अर्जुन की गंदी नीयत से अनजान थी, इसलिए वो अर्जुन के कहने पर उसके सामने बैठ जाती है। अब अर्जुन का खाने पर कम ध्यान और सुमन पर ज्यादा होता है।
खाते हुए अर्जुन सुमन को ही निहारता रहता है। वहीं दूसरी ओर रात काफी होने की वजह से सुमन को नींद आने लगती है और वह अर्जुन के कमरे में ही सो जाती है। अगली सुबह जब उसकी आंखें खुलती है तो वो खुद को अर्जुन के कमरे में पाती है। खुद को अर्जुन के कमरे में देख सुमन जल्दी से उठ खड़ी होती है और घर के कामों में लग जाती है। कुछ देर बाद रमन घर आता है और सुमन से कहता है, सुमन, मैंने अर्जुन को घर में देखा। इसका मतलब तुम कल रात को अर्जुन से मिल चुकी हो। हाँ, देवर जी कल रात को ही घर आए थे और उन्होंने बहुत नशा कर रखा था और पता नहीं क्यों मुझे वो कुछ ठीक नहीं लगे। आपको देवर जी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, वो आपसे बहुत ही अलग है। जानता हूँ सुमन, पर क्या करूँ, छोटा भाई है ना, अभी उसकी उम्र है मजे मस्ती करने की, कर लेने दो। कुछ सालों बाद जब उसकी शादी होगी तो उसके सर पर भी जिम्मेदारियां आ जाएंगी, फिर अपने आप वो भी समझदार हो जाएगा। हाँ, पर तुम उससे थोड़ा दूर रहना, ठीक है? ठीक है। कहीं ना कहीं रमन भी अर्जुन की हरकतों से वाकिफ था। शायद यही वजह थी कि उसने सुमन को अर्जुन से दूर रहने को कहा, पर अर्जुन की नजरें तो सुमन पर टिक चुकी थी। अब अर्जुन घर से बाहर जाना बंद कर देता है और हर समय सुमन के सामने ही रहता है और अपनी गंदी नजरें उस पर ही रखता है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन फिर रमन को ऑफिस के जरूरी काम की वजह से शहर से बाहर जाना पड़ता है। इस बार अर्जुन के पास एक सुनहरा मौका था और अर्जुन इस सुनहरे मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। रात होते ही जब सुमन अपने कमरे में सो रही होती है तो अर्जुन उसके कमरे में जाता है और अर्जुन को देख सुमन डर जाती है। क्या हुआ देवर जी, आप इतनी रात को अचानक मेरे कमरे में? आपको कुछ चाहिए क्या? हाँ भाभी, मुझे आप चाहिए। लगता है भैया ने अब तक आपको बताया नहीं कि उन्होंने आप जैसी गरीब लड़की से शादी क्यों करी। मैं कुछ समझी नहीं। मैं समझाता हूँ ना भाभी, भैया ने आप जैसी गरीब लड़की से शादी इसलिए करी ताकि आप मुझे खुश रख सकें। तभी तो आपके शादी करते ही मैं इस घर में रहने लगा और भैया शहर से बाहर। ये सब भैया की चाल थी। चलिए अब हम दोनों एक साथ हमेशा खुश रहेंगे। मैं जानती हूँ तुम झूठ बोल रहे हो। रमन जी ने पहले ही मुझे बता दिया था तुम्हारी गंदी नियत के बारे में और उन्होंने मुझे कहा था कि मैं तुमसे दूर रहूं, इसीलिए मेरे कमरे से चले जाओ वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। सुमन की ये बात सुनकर अब अर्जुन सुमन के साथ जबरदस्ती करने लगता है और सही मौके पर रमन वहां आ जाता है और अपने भाई की इस नीच हरकत को देख उसे बहुत मारता है और उससे कहता है, मैं तुझे बच्चा समझता रहा, तेरी हर गलती को बचपना समझकर माफ करता रहा और तूने अपनी ही भाभी पर। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इस गरीब लड़की के लिए आप अपने भाई को मार रहे हैं भैया। आखिर क्या है क्या इस गरीब लड़की में? ये गरीब लड़की इस घर की बहू है और मेरी बीवी, समझा तू? अब तुझे तेरे किए की सजा मिलकर ही रहेगी। रुक, मैं अभी पुलिस को फोन करता हूँ। इस तरह से रमन पुलिस को बुला लेता है और अर्जुन को पुलिस के हवाले कर देता है, जिसके बाद अर्जुन को उसके किए की सजा मिलती है और रमन सुमन के साथ एक खुशहाल जिंदगी जीता है और इस तरह से उन दोनों के बीच का प्यार और भी ज्यादा बढ़ जाता है। ना बहन, तुम्हारी बेटी जवान हो चुकी है, उसकी शादी कब कराओगी? मेरी बेटी की नाक देखी है? जिस दिन वो अपनी नाक संभालना सीख जाएगी उस दिन उसकी शादी भी करा दूंगी। इतना बोलकर चंदा वहाँ से चली जाती है। सुमन जब चंदा की सौतेली बेटी आरती को देखती है तो उसे उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो आरती से कहती है, आरती बेटा, पता नहीं भगवान ने तेरी किस्मत में क्या लिखा है। पहले तो उसने तुझसे तेरी माँ छीनी, फिर तुझे माँ मिली भी तो सौतेली, जो तुझे जरा सा भी प्यार नहीं करती, ऊपर से तेरी नाक बहने की ये बीमारी। मैं तो भगवान से बस यही दुआ करूंगी कि तेरी शादी एक अच्छे घर में हो जाए जो तेरा इलाज करवाए। पर सुमन आंटी, मेरी शादी भला कौन करवाएगा? मेरी माँ मुझे जरा भी पसंद नहीं करती, वो मेरे लिए रिश्ता बिल्कुल भी नहीं देखेगी। और रही बात पिताजी की, तो वो तो जब से विदेश गए हैं तब से मुझे भूल ही गए हैं, बस हर महीने खर्चा भिजवा देते हैं। अरे आरती बेटा, तू दुखी क्यों होती है? भगवान ने तेरी किस्मत में बहुत अच्छा लड़का लिखा होगा। और रही तेरी शादी की बात, तो तेरी शादी मैं करवाऊंगी और तेरी शादी कैसे होगी उसकी जिम्मेदारी तू मुझ पर छोड़ दे। आप क्या करने वाली हैं आंटी? बस तू देखते रहे बेटा,
बस तुझसे एक विनती है, जब लड़के वाले तुझे देखने आए तो तू कुछ भी करके अपनी नाक साफ रखना। उनको पता मत चलने देना कि तेरी नाक बहती है। ठीक है आंटी। इस तरह से सुमन वहाँ से चली जाती है और आरती के लिए लड़की देखने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और आखिरकार सुमन को ऐसा लड़का मिल ही जाता है जैसे लड़की की सुमन को तलाश थी। अब जैसे ही सुमन को पवन नाम का शरीफ और अच्छे घराने का लड़का मिलता है, वो पवन का रिश्ता लेकर चंदा के पास जाती है और चंदा से कहती है, चंदा बहन, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारे सर से तुम्हारी ये सौतेली बेटी का बोझ खत्म हो जाए तो मेरी बात मान जाओ और अपनी इस बोझ की शादी करवा दो। सुमन बहन चाहती तो मैं भी यही हूँ कि इस नाक बहने वाली लड़की की जल्दी से जल्दी शादी हो सके, क्योंकि मेरा मन नहीं करता इसके हाथों का खाना खाने का। मजबूरन ही मुझे ही घर का सारा काम करना पड़ता है, क्योंकि मैडम जी की तो नाक नहीं संभलती, जब देखो हर जगह टपकती रहती है। इसीलिए तो चंदा बहन मैंने एक लड़के को देखा है जो तुम्हारी इस बहन से खुशी खुशी शादी कर लेगा और बदले में उसे कुछ दहेज देना होगा। क्या इतना सारा दहेज? सुमन बहन रहने दो इस नाग वाली को घर में ही। मैं इतना दहेज नहीं दे सकती और ना ही इस कलमोही की शादी करवा सकती हूँ। मेरा तो काम था तुम्हें सही रास्ता दिखाना, जो मैंने दिखा दिया, बाकी मर्जी तुम्हारी है। मैंने तो सोचा था कि किसी भी लड़के से तुम अपनी बेटी की शादी करवा दोगी तो उससे तुम्हारा ही पीछा छूटेगा, पर तुम जब खुद ही चाहती हो कि नाक बहने वाली तुम्हारी बेटी जिंदगी भर तुम्हारे पास रहे तो रखो उसे अपने पास। इस तरह से सुमन वहाँ से चली जाती है। पर सुमन के जाने के बाद भी चंदा के दिमाग में उसकी बातें घूमती रहती है और अगले दिन चंदा सुमन के पास जाकर उससे कहती है, बहन कल तुम मुझे उस लड़के के बारे में बता रही थी, मुझे वो रिश्ता मंजूर है। वैसे भी उस कलमोही के लिए कौन सा मुझे पैसे खर्च करने, उसकी मरी हुई माँ के कुछ गहने रखे, वही गहने उस लड़के को दे दूंगी और उसके सामने हाथ जोड़कर उनसे कह दूंगी। अब क्या था, अब बहुत जल्द सुमन पवन और उसकी माँ के साथ आरती को देखने के लिए उसके घर आती है, जहाँ चंदा आरती को तैयार करके लड़के को दिखाने के लिए ले जाती है। और इसी बीच वो आरती से कहती है, आय हाय कलमोही कहीं की ऐसे जाएगी नाक टपकाती हुई उन लोगों के सामने। अगर उसने तेरी नाक बहती हुई देख ली तो वो लोग रिश्ते से मना कर देंगे, फिर पड़ी रहना जिंदगी भर घर में। माँ आप तो जानती है ना कि मेरी बहती हुई नाक कभी नहीं रुकती, तो आप ही बताओ ना मैं क्या करूँ जिससे मेरी नाक रुक जाए। तेरी माँ तो चल बसी, पर तेरे साथ तेरी नाक यहीं छोड़ गई। अरे अपनी माँ के साथ तू भी मर जाती ना। अगर तू मर जाती तो मेरे सर से बोझ पहले ही उतर जाता। खैर अब ये पकड़ रुमाल और जैसे ही नाक आए नाक साफ कर लेना और कोशिश करना कि नाक आने से पहले ही उसे ऊपर खींच ले। ठीक है माँ। अब आरती बिल्कुल ऐसा ही करती है, पर फिर भी वो अपनी बहती हुई नाक को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाती और पवन उसकी बहती हुई नाक देखकर उससे कहता है, आरती इस उम्र में भी तुम्हारी नाक। नहीं पवन जी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। वो दरअसल बात यह है कि मुझे तेज जुकाम हो चुका है और जुकाम में मेरी नाक बहने लगती है। ओह, तो तुम्हें जुकाम है और मुझे लगा कि तुम्हें नाक बहने की बीमारी है। वैसे शायद सुमन आंटी ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं एक डॉक्टर हूँ। अब जैसे ही आरती को पता चलता है कि पवन एक डॉक्टर है, आरती के पसीने छूट जाते हैं, लेकिन सुमन सारी बात संभाल लेती है और रिश्ता तय हो जाता है। बहुत जल्द घूंघट की आड़ में पवन की शादी आरती से हो जाती है। शादी वाले रात जब पवन आरती के नजदीक जाता है तो वो देखता है कि आरती बार बार अपनी नाक साफ कर रही है। ये देखकर पवन आरती से कहता है, आरती तुम्हें फिर से जुकाम हो गया या फिर? सही पकड़ा आपने पवन जी, वो मुझे ना जुकाम ही हो गया है। वो दरअसल यहाँ वहाँ का पानी अलग है ना, तो वो मुझे सूट नहीं कर रहा, इसी वजह से मुझे जुकाम हो गया है। आरती बस भी करो, और कितना झूठ कहोगी। मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें नाक बहने की बीमारी है। पर तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, बल्कि मैं खुद तुम्हारा इलाज करूंगा और जितनी जल्द हो सके तुम्हारी इस बीमारी को खत्म कर दूंगा। थैंक यू पवन जी, आपने मेरी प्रॉब्लम को समझा, वरना मैं तो डर गई थी कहीं आप मुझे छोड़ ना दो मेरी इस बहती नाक के चलते।
नहीं आरती, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और रही बात तुम्हारी नाक बहने की, इस आदत के बारे में तो मुझे और मेरी माँ को इस बारे में पहले से ही सब कुछ पता है। सुमन आंटी ने हमें पहले ही बता दिया था। फ्लैशबैक। पवन बेटा, लड़की बहुत अच्छी है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें प्यार में पहले ही धोखा मिल चुका है, इसीलिए अब तुम्हें ऐसी लड़की चाहिए जिसके साथ तुम जीवन भर खुशी से जी सको। और आरती बिल्कुल वैसी ही लड़की है, क्योंकि इसकी सौतेली माँ ने इस पर बहुत अत्याचार कर रखा है। इसीलिए अगर तुम आरती से शादी कर लोगे तो तुम्हारी जिंदगी के साथ इसकी जिंदगी भी बदल जाएगी। पर बेटा, एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है आंटी? पवन बेटा, मैंने तुम्हें बताया था ना कि आरती की माँ सौतेली है। आरती की बचपन से ही नाक बहती आ रही है और उसकी सौतेली माँ ने कभी उसका इलाज नहीं करवाया, जिस वजह से आज भी उसकी नाक बहती है और इसी वजह से उसकी शादी कहीं नहीं हो रही। तुम तो एक डॉक्टर हो, अगर तुम उससे शादी करके उसकी इस बीमारी का इलाज कर दोगे तो मैं सोचूंगी कि मैंने एक लड़की का घर बसा दिया। आंटी जी, आप बेफिक्र रहिए और आरती को मत बताना कि मुझे उसकी सच्चाई के बारे में पता है और ना ही उसकी माँ को। और वैसे भी मुझे ऐसी लड़की की तलाश है जो मुझे समझे और मेरी माँ को, और जो इस घर को संभाल सके। अगर आरती वैसी लड़की निकली तो मैं उसे उसकी इस कमी के साथ अपना लूंगा। फ्लैशबैक से बाहर। मुझे माफ कर दीजिए पवन जी, जो मैंने आपसे ये सच्चाई छुपाई। हालांकि मुझे ये इतनी बड़ी बात आपसे छुपानी नहीं चाहिए थी, लेकिन ये सब कुछ मैंने अपनी माँ के डर से किया। आरती, तुम मुझे सफाई मत दो, मैं सब जानता हूँ। और मैंने तुमसे शादी के लिए हाँ इसलिए की क्योंकि जब मैंने तुम्हें देखा तो मैंने पाया कि तुम। इस तरह से आरती को एक अच्छा जीवन साथी मिल जाता है और पवन बहुत जल्द आरती का इलाज शुरू करवाता है और कुछ ही महीनों में आरती की नाक बहने की बीमारी खत्म हो जाती है। हीरा एक गरीब व्यक्ति था जो अपनी बीवी के साथ रहा करता था। हीरा की उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी, पर अब तक उसकी कोई संतान नहीं हुई थी। जिसके बाद हीरा पाई पाई जोड़कर माता वैष्णो देवी के मंदिर जाता है और वहाँ वैष्णो देवी से बोलता है, माँ, मैं तेरे दर पर आया हूँ। आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा। तुझे मेरी बीवी की गोद भरनी ही होगी। हीरा माता वैष्णो देवी से मन्नत मांगकर भैरव बाबा की चढ़ाई करने लगता है और रात को बाकियों की तरह वहीं पर रात गुजारने के लिए वहीं पर सो जाता है। तभी हीरा के सपने में माता वैष्णो देवी आती हैं और उससे बोलती हैं, हीरा, तुम एक नेक इंसान हो, दयालु हो, गरीब होने के बाद भी तुम मेरे मंदिर आए। मैं तुम्हारी भक्ति और आस्था से प्रसन्न हुई, इसीलिए मैं तुम्हें 5 पुत्री होने का वरदान देती हूँ। साथ ही तुम्हारी 5 पुत्रियों की संतान जादुई होगी। 5 पुत्री का आशीर्वाद देकर माता वैष्णो वहां से गायब हो जाती हैं। अगली सुबह जब हीरा की आंख खुलती है तो वो ये बात अपनी बीवी को बताता है, जिसके बाद हीरा वैष्णो देवी के मंदिर से अपने घर जाता है और घर जाते ही उसे पता चलता है कि उसकी बीवी गर्भवती है, जो कुछ महीनों बाद हीरा की बीवी 5 बेटियों को जन्म देती है और उन्हें जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। जिसके बाद हीरा अकेले ही अपनी उन 5 बेटियों का पालन पोषण करता है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और उसकी 5 बेटियां जवान हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी रूपा खाना लेकर हीरा के पास आती है और हीरा का उतरा हुआ मुंह देखकर उससे बोलती है, बाबा, क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ, कुछ दिनों से आप काम पर से घर आते हैं तो बड़े ही दुखी नजर आते हैं। दुखी तो होगा ही ना बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है और तुम 5 बहनें भी जवान हो चुकी हो। ऊपर से मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम 5 की शादी भी नहीं करवा सकता। समझ नहीं आ रहा मैं तुम 5 की शादी कैसे करवाऊं। तुम 5 के लिए एक साथ 5 लड़के, वो भी संस्कारी, मुझे कहाँ से मिलेंगे? हीरा अपनी 5 बेटियों से उनके विवाह की बात कर ही रहा होता है कि तभी 5 लड़के उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और जब हीरा घर का दरवाजा खोलता है तो वो अपने दरवाजों पर पहुंचे लड़कों को देखकर उनसे बोलता है, अरे बच्चों, तुम सब कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। तुम 5 यहाँ के नहीं लगते हो। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम इस गांव के नहीं हैं। हम तो बस किसी काम से गांव से गुजर रहे थे, पर बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई और मेरे छोटे भाई को धूप से एलर्जी है।
जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। ना चाहते हुए भी अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमें पास में आपकी झोपड़ी नजर आई तो हम आपसे मदद मांगने के लिए यहाँ पर आ गए। बाबा, हम लक्ष्मी चौधरी के 5 पुत्र हैं जिन्हें हर गांव का बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए आप हमारी मदद कर दीजिए। यदि आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी कल को आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। बच्चों, अगर तुम अपनी पहचान नहीं भी करवाते तो भी मैं तुम 5 की मदद करता। मेरा तो काम ही है अपने जैसे असहाय लोगों की मदद करना। चलो अब जल्दी से तुम अपने छोटे भाई को झोपड़ी के अंदर ले जाओ। बाहर धूप सच में बहुत तेज है, मैं उसका अभी इलाज कर दूंगा। हीरा के बोलने पर वो 5 भाई झोपड़ी के अंदर आते हैं, जहाँ हीरा सबसे छोटे लड़के तरुण का इलाज करता है। तरुण की हालत अब पहले से काफी बेहतर थी, परंतु वो अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं था। उसको ठीक होने में लगभग 10 दिन लग चुके थे, पर इन्हीं 10 दिनों में हीरा की 5 बेटियां उन 5 लड़कों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, जिस वजह से वो 5 लड़के हीरा की 5 बेटियों से प्यार करने लगते हैं और जाते हुए हीरा से बोलते हैं, बाबा, हम 5 भाई यहाँ अकेले आए थे, पर हम 5 यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 5 भाई को आपकी 5 बेटियां बहुत पसंद हैं। अगर आप अपनी 5 बेटियों का हाथ हमारे हाथ में दे दें तो हमें बहुत खुशी होगी। अरे बच्चों, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। अब तो मैं अपनी इन 5 बेटी की शादी तुम 5 भाइयों के साथ करवाकर आराम से मर सकूंगा। जिसके बाद हीरा अपनी 5 बेटी की शादी उन 5 भाइयों से करवा देता है। अब हीरा की 5 बेटियां अपने पति के साथ ससुराल चली जाती हैं। बेटियों के जाने के कुछ ही दिनों बाद हीरा की भी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं ससुराल जाने के बाद 5 बहनें अपने ससुराल का ख्याल काफी अच्छे से रख रही होती हैं। ऐसे ही अब उनकी शादी को 3 साल हो जाते हैं, पर उन 5 बहनों में से किसी को भी औलाद नहीं होती, जिस वजह से लक्ष्मी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो एक दिन अपनी 5 बहुओं को बुलाकर उनसे कहती है, मेरे 5 बेटों ने तुम 5 गरीब बहनों को उस झोपड़ी से निकालकर इस महल की रानी बनाया। मैंने कुछ नहीं कहा और तुम 5 की खुशी में खुश हो गई, लेकिन तुम 5 को शादी के 3 साल हो चुके हैं, पर अब तक तुम 5 बहनों में से किसी को संतान नहीं हुई। मैं ऐसी बहू को अपने घर में और नहीं रख सकती। मेरे बेटे आए उससे पहले तुम 5 बहनें यहाँ से निकल जाओ। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर उन 5 बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो 5 बहनें अपना सामान लेकर वहां से चली जाती हैं और एक गांव में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन 5 बहन चटाई बिछाकर लेटी होती हैं और आपस में बात करती हैं। अंजलि, क्या तुम्हें याद है, बाबा हमें कहा करते थे कि हम माता वैष्णो देवी का दिया हुआ वरदान है और हमारी संतान कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई होगी। हाँ बहन, मुझे सब कुछ याद है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, हम 5 बहनों की शादी को 3 साल हो गए, पर अब तक तो हमें कोई संतान नहीं हुई है। बहनों, ये बात तो माता रानी ही हमें बता सकती हैं। हे माता रानी, हमें बताइए कि आखिर हमसे क्या भूल हुई है। 5 बहन आपस में बात करके सो जाती हैं। तभी माता वैष्णो उन 5 बहनों के सपने में आती हैं और उन 5 बहनों से बोलती हैं, तुम 5 बहन से कोई गलती नहीं हुई है, परंतु मैंने जो वरदान दिया था वो तभी सफल होगा जब तुम 5 एक झोपड़ी में आकर अकेली रहती। अब तुम 5 एक झोपड़ी में अकेली रह रही हो, दुख तकलीफ सह रही हो। अब मेरा वरदान सफल होगा और तुम 5 बहन गर्भवती बनोगी और तुमसे उत्पन्न होने वाली तुम्हारी संतान भी जादुई होगी। पहली बहन की संतान हीरा देगी, दूसरी बहन की संतान सोना, तीसरी बहन की संतान चांदी और चौथी बहन की संतान खाने पीने की व्यवस्था और 5वीं बहन की संतान उसकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तथास्तु। इतना बोलकर माता रानी उनके सपने से चली जाती हैं और अगली सुबह जब उन 5 बहनों की आंखें खुलती हैं तो वो 5 बहन गर्भवती होती हैं और वे 5 बहन आपस में अपने उसी सपने के बारे में बात करती हैं। जिसके बाद 5वीं बहन बोलती है, माता रानी की दुआ से आखिर हम 5 बहनों की गोद भर गई, पर काश कि मैं गर्भवती के समय एक अच्छे से घर में रह पाती ताकि मेरे बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आती। 5वीं बहन के इतना बोलते ही उसका घर झोपड़ी से आलीशान महल बन जाता है। जिसके बाद पहली बहन अपनी जादुई बच्चे से जादू दिखाने को कहती है
और उसका अजन्मा बच्चा उसे हीरे प्रदान करता है। इस तरह से उन 5 बहनों को अपने बच्चे के जादुई होने का एहसास हो जाता है। समय बीतता जाता है और उन 5 बहनों की गोद भर जाती है। बच्चा होने के बाद चौथी बहन बोलती है, हम 5 बहनें ऐसी हालत में खाना नहीं बना सकती। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझे और मेरी बहनों को खाना दे दो। जिसके बाद उसका बच्चा तरह तरह के पकवान बना देता है। 5 बहनें खाना खा ही रही होती हैं कि तभी लक्ष्मी अपने 5 बेटों के साथ वहां पर आ जाती है और उनसे माफी मांगते हुए उन्हें अपने साथ घर ले जाने को कहती है। वो 5 बहनें भी अपनी सास को माफ कर देती हैं और अपने ससुराल वापस चली जाती हैं। जिसके बाद वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और वे 5 बहनें अपनी जादुई बच्चों की मदद से गरीब असहाय लोगों की इसी तरह से मदद करने लगती हैं। जादुई पटाखा की मशीन। शर्मिला अपनी बेटी मोना के साथ पालमपुर गांव में रहती थी। शर्मिला की छोटी सी कपड़े की दुकान थी। मोना कभी कभी शर्मिला के कामों में हाथ बटा देती थी। दोनों की जिंदगी अच्छे से कट रही थी। इस बार हमारी अच्छी कमाई हुई है। इस बार मैं तुम्हें अंग्रेजी स्कूल में भेजूंगी। सच्ची मम्मी? मैं वहां नए नए दोस्त बनाऊंगी। मैं कभी तुम्हें कोई चीज की कमी नहीं होने दूंगी। हम लोग के समय इस गांव में स्कूल ही नहीं था, इसलिए हम पढ़ नहीं सके। लेकिन तुम खूब पढ़ लिख कर अफसर बनना। हाँ मम्मी, मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी और तुम्हारा और इस गांव का नाम रोशन करूंगी। इस बार गांव में बहुत बारिश होती है और बाढ़ आ जाती है, जिससे लोगों को बहुत नुकसान होता है। पूरा गांव तबाह हो जाता है। बाढ़ में शर्मिला की दुकान भी बह जाती है और उसकी आर्थिक स्थिति भी बहुत खराब हो जाती है। हाय राम, ये क्या हुआ? सब कुछ तबाह हो गया। मेरा घर और मेरी दुकान दोनों बह गई। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं है। तुम चिंता मत करो बेटी, हम फिर से अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे। लेकिन हमारी पुरानी दुकान तो बह गई। हमारे पास पैसे भी नहीं है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, बस खुद पर भरोसा रखो। शर्मिला मोना को हिम्मत रखने के लिए बोलती है, लेकिन उसे खुद पता नहीं था कि वो क्या करेगी। उसके पास ना ही पैसा था और ना ही रहने के लिए जगह। जैसे तैसे करके शर्मिला पत्तों की एक झोपड़ी बनाती है और उसमें रहने लगती है। शर्मिला गांव के जमींदार चौधरी के पास पैसे उधार मांगने जाती है। चौधरी साहब, आपको तो पता है, बाढ़ की वजह से सब कुछ तबाह हो गया। हमारी दुकान भी बह गई। खाने के लिए भी अब सामान नहीं है। क्या कर सकते हैं, बहुत नुकसान हुआ है गांव का पानी की वजह से। अगर आप थोड़ी मदद कर देते तो मैं धीरे धीरे करके पैसे चुका दूंगी। तेरे पास खाने के पैसे नहीं हैं, तू मेरा कहां से पैसा चुकाएगी? चौधरी साहब, अभी दिवाली आ रही है। मैं अपने घर में पटाखे बनाकर शहर जाकर बेचूंगी। ठीक है, लेकिन मैं दुगना ब्याज लूंगा। अगर तुम मेरा पैसा नहीं चुका पाई तो मैं तुम्हारी जमीन कब्जे में कर लूंगा। ठीक है, आप मुझे बस पैसे उधार दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी। शर्मिला उन पैसों से पटाखे बनाने का सामान लेकर आती है और घर में बैठकर हाथों से पटाखे बनाने लगती है। ये क्या है मम्मी? इस बार हम पटाखों की दुकान खोलेंगे। त्योहार का सीजन है, खूब बिक्री होगी। ठीक है, मैं भी तुम्हारी मदद करूंगी। बेटा, तुम जाकर पढ़ाई करो, तुम्हारी परीक्षा आने वाली है। मैं सारा काम कर लूंगी। अगले दिन शर्मिला उन पटाखों को टोकरी में डालकर शहर ले जाकर बेचने लगती है। दिन भर कड़ी धूप में भटकने के बाद भी उसकी कुछ खास कमाई नहीं हो पाती। पटाखे ले लो, पटाखे ले लो, रंग बिरंगे पटाखे ले लो। शाम हो जाती है। शर्मिला की ज्यादा कमाई नहीं होती है। वो बहुत ही उदास हो जाती है। वो वापस घर आने लगती है। तभी भूख के कारण उसका सर चकराने लगता है और वो बेहोश होकर गिर जाती है। क्या हुआ बहन जी, आप ठीक तो हैं? बहुत परेशान लग रही है। क्या बताऊं, सुबह से बिल्कुल कमाई नहीं हुई है। बाजार में बिकने वाले चाइनीज पटाखे, जिसमें जहरीली गैस निकलती है और लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सस्ते होने की वजह से लोग उन्हें ही खरीद रहे हैं। मैंने ये पटाखे खुद अपने हाथों से बनाए हैं। मैं आपके सारे पटाखे ले लूंगा, मेरी पटाखों की दुकान है। वो राहगीर शर्मिला के सारे पटाखे ले लेता है और साथ ही और भी पटाखों का ऑर्डर दे देता है। शर्मिला खुशी खुशी घर आ जाती है। क्या हुआ मम्मी? हमें बहुत बड़ा पटाखों का ऑर्डर मिला है। एक व्यापारी ने मेरे इको फ्रेंडली पटाखे से खुश होकर सारे पटाखे खरीद लिए हैं। मम्मी, आज मैं तुम्हारे पटाखे बनाने में मदद करूंगी।
शर्मिला और मोना साथ में पटाखे बनाने बैठ जाती हैं, लेकिन गलती से एक पटाखा शर्मिला के हाथ में फट जाता है। शर्मिला का हाथ जल जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? आपका तो पूरा हाथ जल गया। अब क्या होगा? इतना बड़ा ऑर्डर कैसे पूरा होगा? आप चिंता मत कीजिए, आप आराम कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। मोना पटाखे बनाने लगती है। गलती से पटाखे का बारूद उसकी आंख में चला जाता है और वो रोने लगती है। तभी वहां की जमीन हिलने लगती है। तभी वहां से एक पटाखे बनाने वाली जादुई मशीन निकलती है और उसमें तरह तरह के पटाखे बनने लगते हैं। ये देखकर मोना हैरान हो जाती है। अगले दिन सुबह तक ढेर सारे पटाखे बनकर तैयार हो जाते हैं। इतने सारे पटाखे तुमने अकेले बनाकर तैयार भी कर लिए? ये सब इस जादुई मशीन का कमाल है। मोना शर्मिला को सारी बातें बताती है। शर्मिला जादुई पटाखे की मशीन सुनकर हैरान हो जाती है। मोना पटाखों को ले जाकर व्यापारी को दे देती है, जिससे बहुत मुनाफा होता है। धीरे धीरे जादुई पटाखा बनाने वाली मशीन की मदद से शर्मिला और मोना अपनी पटाखों की फैक्ट्री खोल लेती हैं और चौधरी का कर्ज वापस करने जाती हैं। चौधरी साहब, आपका ये पैसा पूरे ब्याज के साथ वापस करने आई हूँ। तेरे पास इतना पैसा कहाँ से आया? आपने जो मुझे उधार पैसे दिए थे, उससे मैंने पटाखों की फैक्ट्री खोल ली है, जिससे मुझे बहुत मुनाफा हुआ। आपके बच्चों के लिए भी मैं पटाखे लेकर आई हूँ। ठीक है, वहीं रख दे। चौधरी शर्मिला को देखकर हैरान हो जाता है। जिसके पास खाने को पैसे नहीं थे, आज उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? ये 2 कौड़ी की व्यापारी, अगर इसी तरह इसका व्यापार चलता रहा तो ये गांव की सबसे अमीर व्यक्ति बन जाएगी। फिर मेरी इज्जत कम हो जाएगी। मुझे पता लगाना होगा कि इसकी कमाई का क्या जरिया है। उस दिन रात में चौधरी छुपकर शर्मिला की फैक्ट्री में चला जाता है। मोना बेटा, अभी जादुई पटाखों की मशीन को बंद कर देते हैं। आज के लिए इतने पटाखे काफी हैं। ठीक है, वैसे भी हमारे सारे ऑर्डर पूरे हो चुके हैं। इस बार बहुत अच्छी कमाई होगी। चौधरी उस जादुई पटाखे बनाने वाली मशीन को देखकर हैरान हो जाता है। मैं आज इस पटाखे बनाने वाली मशीन को चुरा लूंगा। शर्मिला की अकड़ को मिट्टी में मिलाकर ही रहूंगा। चौधरी मौका पाकर उस जादुई मशीन को चुराकर अपने घर ले जाता है। चौधरी जैसे ही उस जादुई मशीन को शुरू करता है, अचानक उसमें से आग के गोले निकलने लगते हैं और देखते ही देखते पूरी हवेली में आग लग जाती है। अरे अरे अरे, ये क्या हो रहा है? इससे आग के गोले क्यों निकल रहे हैं? अरे कोई रोको! अरे रोको इस मशीन को! कोई है? मैं तो लुट गया, मैं तो बर्बाद हो गया। चौधरी उस मशीन को लेकर वापस शर्मिला के पास आता है। ये तो हमारी जादुई पटाखे बनाने वाली मशीन है। ये तुम्हारी जादुई पटाखे बनाने वाली मशीन, इसने मेरे पूरे घर को जला दिया। तुम्हारी तरक्की से मुझे जलन होने लगी थी, इसलिए मैं इस जादुई मशीन को चुराकर अपने घर ले गया था। इसकी वजह से मैं लुट गया। लालच, क्रोध और जलन का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। मुझे अपने कर्मों का फल मिल गया है। मुझे माफ कर दो। इस मशीन को वापस ले लो। अब इस जादुई मशीन की हमें कोई जरूरत नहीं है। चौधरी के जाने के बाद शर्मिला उस जादुई मशीन को वापस वहीं जमीन में गाड़ देती है और अपने कारोबार को आगे बढ़ाती है। गरीब और पिछले लोगों की मदद करती है और खुशियों वाली दीपावली मनाती है। महेश अपनी पत्नी सीमा के साथ मुंबई के एक चॉल में रहता था। महेश अपना घर चलाने के लिए एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी किया करता था। महेश और सीमा अपना जीवन हंसी खुशी चला रहे थे कि ऐसे ही एक शाम महेश अपनी पत्नी से बोलता है, अरे सीमा, मैं क्या सोच रहा था कि इस बार जो तनख्वाह मिलेगी उससे मैं तुम्हारे लिए एक सोने के झुमके बनवा दूंगा। अरे नहीं नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? अभी वैसे भी घर में बहुत सारे खर्चे हैं। जब उनसे पैसे बच जाएंगे तब आप जो कहेंगे मैं वो ले लूंगी। अरे तुम भी ना सीमा बिल्कुल पागल हो। अरे घर खर्च तो हमेशा चलता रहेगा, लेकिन जब मैंने तुमसे शादी की थी तो तुम्हारे माता पिता से वादा किया था कि मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा, तुम्हारी हर छोटी बड़ी चीज का ख्याल रखूंगा। अरे बाबा, तो ठीक है, मैं तो वैसे भी आपके साथ हर हाल में खुश हूँ। मुझे ये सोने चांदी की कोई जरूरत नहीं। ऐसे ही दोनों का समय हंसी खुशी बीत रहा होता है
कि तभी एक शाम महेश काम से लौटकर आ रहा होता है कि उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट में महेश के दोनों पैर कट जाते हैं। काफी लंबे समय के इलाज के बाद महेश ठीक होकर व्हील चेयर पर बैठकर अपने घर वापस आता है और उदास मन से अपनी पत्नी सीमा से कहता है, सीमा, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी भी नर्क हो गई। मैंने तो अपने दोनों पैर तक गंवा दिए। अब मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी इस तरह से ना गवाओ। अभी अपने मायके चली जाओ और वहाँ जाकर किसी और से शादी कर लेना। मुझ जैसे अपाहिज के साथ तुम्हारी कोई जिंदगी नहीं। मैं तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। अरे ये भला आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपने मुझसे अलग होने की बात सोची भी कैसे? जब आपने मुझसे शादी की थी तो मेरे माता पिता से वादा किया था ना कि आप मुझे हमेशा खुश रखेंगे। तो बस वैसे ही मैंने भी आपसे वादा किया था कि चाहे कैसा भी समय आए लेकिन मैं आपके साथ रहूंगी। दोनों पैर नहीं हुए तो क्या हुआ, लेकिन आपका प्यार तो हमेशा रहेगा ना मेरे लिए। अरे हाँ सीमा, मैं तुमसे हमेशा प्यार करूंगा, लेकिन अपनी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। मैं तो जैसे तैसे जिंदगी काट लूंगा, लेकिन अब मैं तो तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता। भला तुम मेरे साथ रहकर क्या करोगी? देखिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए। आप ना मन छोटा बिल्कुल मत कीजिए, और जिस भी औरत का पति आप जैसा हो उसका तो भविष्य हमेशा ही अच्छा होगा। रही कमाने की बात और खाने की, तो ऐसा तो नहीं ना कि हमेशा पति ही कमाए तभी घर चले। अरे लेकिन फिर भी सीमा, लोग क्या कहेंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से अपना पालन पोषण करना सही होगा। देखिए, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन हाँ इतना तो है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारी आर्थिक हालत और भी ज्यादा बदतर हो जाएगी। और आपकी दवाइयाँ भी तो लानी है, वो सब कहाँ से होगा? अरे सीमा, वैसे तुम पकोड़े बहुत अच्छे बनाती हो। क्यों ना हम अगर चाय और पकोड़े बनाकर बेचें तो उससे कुछ हो सकता है। और हाँ, इसमें मैं तुम्हारी चाय बनाने में मदद भी कर दूंगा। अरे वाह जी, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, मुझे क्यों नहीं आया? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पकौड़े बनाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और चाय तो आप वैसे ही बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो ठीक है, यही करते हैं, हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस शुरू करते हैं। कुछ दिनों के बाद दोनों पति पत्नी आपसी सहमति से अपना व्यापार शुरू करते हैं। सीमा बाजार से बहुत सारी अलग अलग तरह की सब्जियां उठाकर लाती है और सड़क किनारे अपने पति के साथ पकौड़े और चाय बेचना शुरू करते हैं। धीरे धीरे सीमा और महेश के रोज के ग्राहक बन जाते हैं। अब उनका बिजनेस बहुत अच्छा चलने लगता है। और ऐसे ही एक दिन सीमा अपने पति से कहती है, अजी सुनिए, मैं क्या कह रही थी कि हमारा काम काफी तेजी से और अच्छा चलने लगा है, जिससे हम दोनों को काफी मुनाफा भी हुआ है। तो मैं क्या सोच रही थी कि सड़क किनारे चाय पकौड़े बेचने का मतलब है कि बहुत सारी बीमारियों को आमंत्रित करना। बहुत सारी मक्खियाँ और कीड़े हमारी चाय और पकौड़ों को लगते हैं और वही हमारे ग्राहक भी खाते हैं। ये उनकी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो जी क्यों ना ऐसा करें कि हम छोटी सी दुकान ले लेते हैं, जिसमें हम बहुत ही साफ सुथरे तरीके से अपनी चाय और पकौड़ों को बनाएंगे, जो हमारे ग्राहक के लिए बहुत अच्छा होगा। क्या कहते हैं आप? अरे हाँ सीमा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ग्राहक तो देवता होते हैं और उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। ऐसा करते हैं, हमने जितने भी पैसे बचाए हैं उन पैसों में से हम एक छोटी सी दुकान खरीद लेते हैं और अब हम सड़क किनारे बेचने के बजाय अपनी दुकान में सामान बेचेंगे। तभी सीमा अपने पति के साथ मिलकर एक छोटी सी दुकान खरीद लेती है और अब दोनों पति पत्नी मिलकर अपना व्यापार शुरू करते हैं और उन दोनों के व्यवहार से उनके ग्राहक भी काफी खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी दोनों पति पत्नी एक साथ एकजुट होकर अपने जीवन में हंसी खुशी एक साथ आगे बढ़ते हैं।